स्वागत है दोस्तों न्यू उड़ान क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर डी गोयल आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो एलएसए का जो 2016 का पेपर था उसका पहला भाग जो है यानी 40 क्वेश्चन का पहला भाग जो है वो हमने सॉल्व कर दिया था। दूसरा भाग जो है यानी 41 क्वेश्चन से लेकर के 80वें क्वेश्चन तक आज जो है वो अपन करेंगे। ओके, तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर YouTube पे जो प्रश्नोत्तरी चल रही है उससे अगर आपको लग रहा है कि ऐसी प्रश्नोत्तरी जो है वो हर दिन चलनी चाहिए, ओके, चाहे 20, 30, 40 क्वेश्चन हर रोज होने चाहिए, तो जी हां, न्यू उड़ान क्लासेस अब आपके लिए YouTube पर रोज लाइव प्रश्नोत्तरी की तैयारी कर रहा है। ओके, लेकिन इससे पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि क्या आप जो है वो इसके लिए रेडी है या चाहते हैं कि YouTube पर ऐसी प्रश्नोत्तरी लगातार या रोज होनी चाहिए। अगर लाइव प्रश्नोत्तरी के लिए अगर आपका आंसर हां है तो कमेंट में जाइए और अभी यस टाइप कीजिए। ओके, लगभग 100 से ऊपर यस आएंगे तभी जो है हम लाइव प्रश्नोत्तरी करेंगे। ओके, तो 100 यस तो आने ही चाहिए। ओके, अब अपन जो है एलएसए का जो पेपर था उसका 41 यानी 41वां क्वेश्चन जो है वो लेते हैं। तो देखिए क्या है, अस्थि की निरंतरता का भंग होना, अस्थि की निरंतरता का भंग होना क्या कहलाता है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको 2018 के पेपर में बताया था और इस पेपर में बता रहा हूं। देखिए सिंपल सी चीज है। ओके, वहां पर आपको यह पूछा था कि हार्ड उत्तक या फिर कठोर टिश्यू। 2016 और 2018 दोनों में एक क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम आया हुआ है, आंसर सेम है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। वो क्या है, पहले जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कठोर उत्तक। कठोर उत्तक क्या है, हड्डी। ओके, उनकी निरंतरता में यानी हड्डियां जो होती है उनकी निरंतरता में अगर कोई क्या बोलते हैं भंग हो जाना या फिर मतलब डिसकंटिन्यूटी आ जाना, असतत हो जाना हो जाता है, तो फिर इसको क्या बोलते हैं बताने की जरूरत नहीं है मुझे, क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर। क्या कहते हैं भाई, फ्रैक्चर कहते हैं इसको। सिंपल सी चीज है ना भाई, हड्डी टूट गई, हड्डी टूट गई तभी तो निरंतरता में क्या हो गई, भंग हो गई निरंतरता, और यही चीज क्या कहलाएगी, फ्रैक्चर कहलाएगी। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपके पास में क्या आ गया, फ्रैक्चर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 42वां क्वेश्चन है, चारे में सामान्यतया क्रूड फाइबर जो होता है वो कितना होता है। तो सिर्फ चारा ही नहीं, आपको दो चीजें इसमें याद रखनी है। एक तो होता है कंसंट्रेट, एक क्या होता है, कंसंट्रेट, और दूसरा होता है रफेज। ओके, एक होता है कंसंट्रेट, दूसरा होता है रफेज। कंसंट्रेट को बोलते हैं दाना, ओके, और इसको बोलते हैं चारा। ओके, जो दाना और चारा इन दोनों में यदि हम बात करें CF क्रूड फाइबर, ओके, तो कंसंट्रेट जो होता है, जिसका नाम से क्या हो रहा है, देखो भाई लिक्विड है। ओके, कंसंट्रेट नाम से क्या पता चल रहा है कि भाई कुछ तरल जैसा है। ओके, तो तरल है तो फाइबर क्या होगा, इसमें कम होगा। लेकिन रफेज मतलब सूखा है, कुछ ना कुछ सूखा है, तो सूखे में फाइबर क्या होगा, फाइबर होता है भाई रेसे वाली चीजें, ठीक है, लकड़ी वाली चीजें। तो सूखे में फाइबर जो होता है उसकी मात्रा होती है ज्यादा, और कंसंट्रेट जो होता है उसमें फाइबर की मात्रा होती है कम। अब जो दाना और जो चारा है इनको फाइबर के आधार पर कैसे विभाजित किया गया, यदि फाइबर जो है वो 18% से कम हो, यदि फाइबर जो है वो 18% से कम हो तब तो वो होता है दाना। ओके, और रफेज जो है यानी चारा अगर 18% से अधिक हो, ओके, क्या बताया मैंने, दो अलग अलग चीजें हैं, रफेज और कंसंट्रेट। दाना या कंसंट्रेट तब होगा जब फाइबर यानी रेसे जो होगी वो 18% से कम होगी, मतलब सूखापन जो है वो 18% से कम होगा, तब तो वो होगा कंसंट्रेट। और रफेज यानी चारा, यदि फाइबर जो है वो 18% से ज्यादा होगा, 18% से ज्यादा होगा, तो वो चीज क्या होगी, चारा। अब याद कैसे रखोगे, सिंपल सी एक बात सुनो, मैंने क्या बताया, फाइबर क्या होते हैं, सूखी चीजें, और चारा क्या है, सूखा। तो चारा सूखा है तो इसमें सूखी चीजें ज्यादा होगी, तो 18% से क्या होगा, फाइबर ज्यादा होगा। और कंसंट्रेट मतलब कंसंट्रेट ये तो एक टाइप का लिक्विड टाइप का है, तरल प्रकार का है, तो तरल प्रकार है तो सूखापन कम होगा, तो 18% से सूखापन क्या होगा,
कम होगा। ओके, तो इसमें ये क्या होता है, क्रूड फाइबर होता है, इसके अलावा टीडीएन भी होता है, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। ओके, तो आपको अभी ये याद रखना है, अगर इस बार आपको सीएफ का पूछ लिया तो हो सकता है कि अगली बार आपको कुछ और भी पूछ ले। ओके, तो न्यूट्रिशन में इसकी एक अच्छे से टेबल बना रखी है हमारी बुक में, वो आप जरूर देख लेना। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, चारे में चारा है तो 18% से ज्यादा होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि बाकी सब क्या है 18% से कम है, लेकिन एक ही आंसर है जिसमें 18% से अधिक है। तो याद रखना मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है अपन लेते हैं 43वां क्वेश्चन, वो ये है कि 1 ग्राम प्रोटीन में उत्पन्न कैलोरी होती है। अब 1 ग्राम प्रोटीन में उत्पन्न कैलोरी क्या पूछना चाहता है कि अपन ने अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा खा लिया तो इसके बाद में अपन को ऊर्जा कितनी मिलेगी। क्या सभी से ऊर्जा समान मिलती है? तो जी बिल्कुल नहीं मिलती। सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है फैट से, वसा से, और सबसे कम मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। ओके, तो ऐसे रोटी फोटी खाते हो उससे एनर्जी जो होती है वो 1 ग्राम के आधार पर कम मिलती है, लेकिन अपन खाते ज्यादा है। प्रोटीन अपन खाते कम है, प्रोटीन जो है वो 50 ग्राम खा ले तो बहुत बड़ी चीज है। ओके, तो देखिए इन तीनों के मैं तुम्हें आपको बता देता हूं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है इससे 4 कैलोरी, कितनी, 4 कैलोरी पर ग्राम जो है वो एनर्जी आपको मिलती है। ओके, किससे, कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन से आपको मिलती है 4.4 कैलोरी पर ग्राम, और वसा जो है, वसा के 1 ग्राम से आपको 9.0 कैलोरी पर ग्राम जो है आपको ऊर्जा मिलती है। ओके, ये स्टैंडर्ड यूनिट है कि भाई कितने कैलोरी जो है वो कितने, अब कई जगह प्रोटीन का सिर्फ 4 ही लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लगभग 4 साढ़े 4 के आसपास है। क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है कि भाई इतना 100 ग्राम पनीर खाया तो भाई इतनी ऊर्जा मिलेगी, ये अप्रोक्सीमेट है। वसा का भी यही होता है, घी भी जो होता है इनसे ज्यादा होता है, लगभग 9.0 कैलोरी पर ग्राम जो है आपको एनर्जी जो है वो मिलेगी। ओके, तो ये एनर्जी का है एक रेशियो कि कितनी एनर्जी आपको खाद्य पदार्थों में, जैसे प्रोटीन होता है, वसा होती है और कार्बोहाइड्रेट होती है, इनसे कितनी ऊर्जा जो होती है आपको प्राप्त होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4.4 किलो कैलोरी। ओके, ये किलो कैलोरी में है सारी यूनिट्स, 4.4 किलो कैलोरी में होगा। ओके, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4.4 किलो कैलोरी पर ग्राम जो है आपको ऊर्जा मिलेगी। अब अगला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पशु को 24 घंटे के दौरान दिया जाने वाला खाद्य पदार्थ क्या कहलाता है। ये परिभाषाएं जो है न्यूट्रिशन में उससे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, डायरेक्ट परिभाषा ना पूछ करके परिभाषा देकर के ये पूछ लिया कि ये किसकी परिभाषा है। ओके, तो राशन जो होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, यही होती है कि 24 घंटे में। ओके, राशन, ओके, राशन और एक डाइट, ये दोनों में अलग चीजें हैं। ओके, एक तो डाइट क्या होती है कि अपन एक समय में कितना खाते हैं, और राशन होता है कि 24 घंटे में अपन कितना खाते हैं। ओके, तो 24 घंटे में जो पशु के द्वारा खाया जाने वाला चारा या खाद्य पदार्थ है वो क्या कहलाता है, राशन कहलाता है। खुराक क्या कहलाती है, खुराक जो होती है वो पर्टिकुलर एक दर होती है। खुराक जो होती है वो क्या होती है, दर होती है कि किसी को कितने ग्राम कितना चीज क्या दी जानी चाहिए, ये होती है उसकी खुराक। अगला है संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है कि किसी भी पशु को आवश्यक मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर खनिज लवण होते हैं या विटामिन होते हैं, वो आवश्यक जितनी मात्रा है उतना ही यदि हम भोजन में दें तो वो चीज हो जाएगी संतुलित आहार। और संपूर्ण आहार का मतलब है कि जो भी चीजें होती है, ओके, अगर उसको आवश्यक है या नहीं है लेकिन आहार में है तो वो चीज देनी है। ओके, तो ये होता है संपूर्ण आहार। लेकिन अपन को जो परिभाषा दी हुई है वो किससे रिलेटेड है, सिर्फ राशन से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, राशन हो जाएगा। ओके, चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 45वां क्वेश्चन जो है वो है, शरीर में हार्मोन का स्रावण जो है वो कौन सी ग्रंथि जो है वो नियंत्रित करती है। ओके, तो देखो शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसी ग्रंथि है जो कि इसके स्रावण को उद्दीपित करती है। अब श्रावण को उद्दीपित कैसे करती है, तो दिमाग में सोचो कि थायरॉक्सिन ग्रंथि जो होती है, थायराइड ग्रंथि जो होती है, इसको थायरॉक्सिन स्रावित करने से पहले पीयूष ग्रंथि, अग्र पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन आता है जिसका नाम होता है थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम होता है,
थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करता है, थायरॉक्सिन जो होता है उसको स्रावित करता है। ओके, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायरॉक्सिन को क्या करता है, स्रावित करता है। ओके, इसी तरह से एक और हार्मोन होता है जिसका नाम है एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। ओके, वो भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है, ओके, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि से उद्दीपित करेगा किसके, इनके हार्मोन को उद्दीपित करेगा। ओके, इसी तरह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो स्टिमुलेट का मतलब क्या हो गया, उद्दीपन करना। ओके, सिंपल सी क्या चीज है कि हार्मोन के स्रावण को उद्दीपन कर रहा है, और वो कौन कर रहा है, ये ग्रंथि कौन सी होती है, तो केवल अग्रपीयूष ग्रंथि होती है, जिससे स्रावित हार्मोन जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके, ACTH। ठीक है, तो ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो क्या होते हैं, स्टिमुलेट करते हैं उसके स्रावण को, उसके सिक्रेशन को। तो ये समझ में आ गया आपको। अगला देखिए 46 क्वेश्चन जो है वो है कि पशुओं की दैनिक आहार्य आवश्यकता मुख्यतः निर्भर करती है। तो भाई सिंपल सी एक चीज पूछी है, ये क्वेश्चन तो आप प्रश्न और आंसर दोनों पढ़ लो ना तो खुद ही दे दोगे। ओके, और अगर आपके कोई मतलब नहीं है, अगर आपने डिग्री की है उससे कोई मतलब नहीं है, अगर आप डिग्री नहीं कर रहे हुए होते, ओके, डिप्लोमा की डिग्री नहीं करी हुई है, फिर भी आप इसका आंसर दे सकते हो, आराम से दे सकते हो। सोचना है बस क्या पूछा है। अपने घर में पूछोगे ना किसी को तो वो भी बता देंगे आपको कि पशुओं की दैनिक आहार की आवश्यकता, मतलब रोज जो खाता है ना, ठीक है, तो वो किसके अनुसार खाता है। ओके, तो पहला पूछा है पशु की उम्र के अनुसार, 1 साल का हुआ तो 1 किलो खाएगा, 2 साल का हुआ 2 किलो खाएगा, ऐसा करता है, नहीं करता है। 10 साल का हुआ 10 किलो खाएगा, 20 साल का हुआ 20 किलो खाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। दूसरा है पशु के शरीर पर, पशु के शरीर पर, हाँ, अगर शरीर में वेट बढ़ रहा है, ये चीज हो रही है तो बिल्कुल करेगा। ओके, तो यहां पे ये चीज सही है। तीसरा इसने बोला है केवल पशु के शरीर पर, लेकिन केवल नहीं है, यहां पर ध्यान रखना, यहां पे ये सही जरूर है, ये वाली चीज जरूर सही है, लेकिन ओनली इस पर निर्भर नहीं है। इसके बाद में पूछा इसने उत्पादन पर। उत्पादन मतलब अगर दूध ज्यादा दे रहा है तो खुराक ज्यादा चाहिए होगी उसको जो राशन दिया जाता है, उसको जो डाइट दी जाती है वो ज्यादा दी जाएगी। ओके, तो ये चीज सही है, बिल्कुल सही है कि उत्पादन और शरीर के भार इन दोनों पर ही क्या है, निर्भर कर रही है। तो ये भी चीज सही है, लेकिन यहां पर एक चीज जो है वो गलत क्या है, केवल, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल सिर्फ इसी पे ही नहीं करती, लेकिन इन दोनों चीजों पर निर्भर जरूर करती है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। मैंने क्या बताया, एक तो शरीर का भार बढ़ रहा है तो उसको जो डाइट दी जाती है वो बढ़ेगी, और दूसरा है कि उत्पादन। ओके, अगर उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो दूध उत्पादन के अनुसार क्या होगा, आपको डाइट भी उसके अकॉर्डिंग ज्यादा रखनी पड़ेगी, कैल्शियम ज्यादा रखना पड़ेगा अगर दूध उत्पादन ज्यादा हो रहा है। तो पशुओं में 2 चीजें आपको इसमें याद रखनी है, याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज है कि भार बढ़ेगा तो भी आपको ज्यादा ही देना पड़ेगा राशन वगैरह, और उत्पादन बढ़ेगा तब भी आपको राशन ज्यादा देना पड़ेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। 46 क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, 47 जो क्वेश्चन है, नवजात बछड़े को पिलाई जाने वाली खीस, यहां पे ये खीस जो है ये शब्द किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर कोलेस्ट्रम को। ओके, यहां पर ये शब्द जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोलेस्ट्रम को। तो कोलेस्ट्रम जो होता है, कोलेस्ट्रम की मात्रा जो होती है नवजात बछड़ों में वो कितनी पिलाई जाती है, तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कि उसके शरीर के 10वें भाग, यानी अगर 100 किलो का है तो फिर 10 लीटर, 50 किलो का है तो 5 लीटर। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि शरीर के 10वें भाग, यानी कि नवजात शरीर भार का 1/10 भाग जो है उसको क्या पिलाया जाता है, कोलेस्ट्रम या फिर खीस पिलाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं। 48वां क्वेश्चन ये है कि कपास के पौधों में पाया जाने वाला विषाक्त पदार्थ कौन सा है। तो ये आपको याद रखना है, आपको मैंने आपको बताया था। देखिए, न्यूट्रिशन की जो न्यू उड़ान गाइड है उसमें न्यूट्रिशन की जो पेजेस है उसमें एक टेबल बनी हुई है। ओके, 2 पेज में एक टेबल बनी हुई है जिसमें जितने भी पौधों से
जितने भी विषाक्त पदार्थ स्रावित होते हैं उनको अच्छे से वर्णित किया गया है और बहुत अच्छे से लिखाया गया है। उसका इलाज भी क्या हो सकता है वो भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ओके, तो ये आपको एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर जो है वो अच्छे से याद रखना है। इस पे 1 या 2 क्वेश्चन आपके हर साल आने वाले हैं। ओके, और इससे संबंधित ही आने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया था जब तक आप क्वेश्चंस नहीं देखोगे ना तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि प्रश्न कैसे आते हैं और कैसे बन सकते हैं। ओके, और यही कारण है कि न्यू उड़ान गाइड जो है, न्यू उड़ान क्लासेस जो है वो अब आपके लिए लाइव प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन करने की सोच रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था 100 कमेंट हो जाने चाहिए भाई। ओके, 100 तो होने ही चाहिए। यस, सिर्फ इतना सा टाइप कर दो। ओके, यस। ओके, बस इतना सा एक टाइप कर दो, यस। ओके, अगला देखिए, इसमें हम बताते हैं कि किस किस प्रकार के पौधों से कौन से विषाक्त पदार्थ जो है वो मिलते हैं। तो रिसिन जो है ये किससे मिलता है भाई? अरंडी से। किससे मिलता है? अरंडी से। ओके, गॉसिपियम जो है वो मिलता है भाई कपास से। ओके, अगला है टैनिन। टैनिन जो है वो मिलता है आक से। ओके, और चौथा है साइनाइड जो कि मिलता है कच्ची ज्वार से। तो अब आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देख लीजिए कि क्या क्वेश्चन पूछा है कि कपास के पौधों में पाए जाने वाला विषाक्त पदार्थ। तो देख लीजिए कपास कहां दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है आपका सेकेंड आंसर। यहां पर जो गॉसिपियम है वो किससे मिलता है? कपास से मिलता है। ये क्या होता है? विषाक्त पदार्थ होते हैं और ये सभी चारों जो है वो विषाक्त होते हैं, पशु शरीर के लिए विषाक्त होते हैं और ये मृत्यु का कारण भी बनते हैं। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन 49 जो क्वेश्चन है उसके बारे में देख लेते हैं कि साइलेज जो है वो उन फसलों से बनाया जाना चाहिए जिनमें, अब देखिए 2 प्रकार के फूड अल्टरनेटिव्स होते हैं। मतलब फूड अल्टरनेटिव्स का मतलब है कि उनको क्या है कि भोजन से अलग तरीके से बनाया जाता है। जो चारा होता है उससे ही क्या होता है? बनाया जाता है। ओके, ताकि वो खाने में थोड़े स्वादिष्ट हो जाए। ओके, तो यहां पर 2 तरह के फूड अल्टरनेटिव्स बनाए जाते हैं। एक तो होता है साइलेज। पहला कौन सा होता है भाई? साइलेज, जो कि यहां पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहला साइलेज है और दूसरा है हे। हे हाई वाला नहीं है, ये हे भी एक फूड अल्टरनेटिव होता है। देखिए साइलेज जो होता है इसमें आप ध्यान रखना। अब देखिए क्वेश्चंस मैंने आपको क्या बताया था, 2016 में ये पूछा हुआ है। अगर 2018 में नहीं आया तो 2021 में हे के बारे में जरूर आएगा। और क्या क्वेश्चन आएगा ये भी अभी सुन लेना। साइलेज जो है उन फसलों से बनाया जाता है, ध्यान रखना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो। जिसमें क्या हो? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो। ओके, और यदि आपको ये पूछ ले कि हे जो है हे किससे बनाया जाता है, तो ध्यान रखना प्रोटीन की मात्रा जिसमें अधिक हो उनसे हे बनाया जाता है। तो यहां पे आपको एक और क्वेश्चन मिल गया। खाली साइलेज का मत पढ़ लेना। हे जो है इसमें देखिए प्रोटीन होता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है जिन पौधों में या जिन क्रॉप्स जो होती है फसलों में, अगर प्रोटीन की मात्रा अधिक है तो उनसे तो बनेगा हे। और साइलेज किससे बनेगा? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होने वाले पौधों से। ओके, अब कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से क्या होता है, इसकी जो फ्रेगमेंट होती है यानी जो सुगंध होती है वो क्या हो जाती है? आकर्षित हो जाती है और ये पशुओं को ज्यादा अच्छी लगने लगती है। ओके, तो इसलिए जो है वो साइलेज जो है वो पशुओं का पसंदीदा खाना बन जाता है। ओके, तो साइलेज का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की यदि मात्रा अधिक हो तो उन फसलों से साइलेज जो है वो अच्छी क्वालिटी का और अधिक मात्रा में बनाया जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 क्वेश्चन हो गया आपका। 50 क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की कुल गायों की संख्या में से कितने प्रतिशत भारत में है? तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आपके डायरेक्टली उठाए जाते हैं एक्सटेंशन से। ओके, एक्सटेंशन में आपको एक टेबल दी हुई है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, जिसमें यह बताया हुआ है कि विश्व की कुल गायों की जनसंख्या जो है वो है 1400 मिलियन। कितनी है भाई? 1400 मिलियन, जिसको अपन ये बोल सकते हैं लगभग 1400 मिलियन यानी 140 करोड़ के आसपास। ओके, और जो इंडिया में पॉपुलेशन है गायों की वो लगभग जो है वो है 200 मिलियन। कितनी है भाई? 200 मिलियन। ये तो है भारत में।
ओके, एग्जैक्ट डाटा जो है वो 198.7 है, लेकिन लगभग अपन ले लेते हैं कि 200 मिलियन जो गाय है वो कहां पर है, भारत में, और विश्व में जो है वो कितनी है भाई, विश्व में है 1400 मिलियन। ओके, तो आप कैसे निकालोगे, यहां पर सीधा सा ये पूछ लिया कि कितनी प्रतिशत है, तो आपको सीधा सा पता चल रहा है 200 अपॉन 1400। ओके, लगभग जो है ये आप इंटू 100 जैसे ही करेंगे तो लगभग जो है आपका ये 1/7 यानी कि 13 पॉइंट कुछ आएगा, यानी अप्रोक्सीमेट अपन ले सकते हैं 14%। तो ये आंसर हो जाएगा। वापस से बता देता हूं, 200 मिलियन भारत में है और 1400 मिलियन विश्व में है, तो आपको प्रतिशत निकालना है कि कितने प्रतिशत हो गई भारत में। तो क्या करोगे, नंबर वाला पता ही है तुम्हें, अगर आपके गणित में जो है वो 100 में से 90 नंबर आए तो 90/100 इंटू 100, तो वही चीज है 200/1400 इंटू 100, इससे प्रतिशत आ जाएगा आपका, और लगभग जो है वो 13 पॉइंट कुछ आएगा। अपन अप्रोक्सीमेट ये मान के चलते, क्योंकि अप्रोक्सीमेट में आंसर आएगा, आप इतना याद थोड़ी रखोगे कि 1,98,98,98,000 कितने, ये याद नहीं रखना आपको, सीधा सा ये याद रखना है 200 मिलियन इसके, 1400 मिलियन उसके, और कितने प्रतिशत हो गई भाई, 14% हो गई। ओके, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। गाय की नस्ल जिसमें सवाई चाल देखने को मिलती है, कोई समझाने की जरूरत नहीं है, कांकरेज जो होती है उसमें सवाई चाल देखने को मिलती है। ओके, अगला क्वेश्चन जो है वो है स्वाम भैंसों और वाटर भैंसों। ओके, स्वाम भैंस और एक वाटर भैंस, इन दोनों में क्या अंतर होता है, तो मेनली यही अंतर होता है, एक जो होती है वो जनरली जो प्योर वाटर होता है उसमें वेलोइंग करती है, और दूसरा कीचड़ में वेलोइंग करती है, बस ये मेन फर्क होता है। इसके अलावा होता है गुणसूत्रों का फर्क। अब इसने पहला ऑप्शन दिया है रंग का, तो रंग तो दोनों का ही काला होता है, कोई इसमें फर्क नहीं है, तो ये हो गया गलत। गुणसूत्रों की संख्या का, जी हाँ। आकार का, सिंह के आकार का, बिल्कुल नहीं, सिंह के आकार का इससे कोई मतलब नहीं है। और वाटर भैंसे पानी में रहती है, ये गलत है। पानी में वेलोइंग करती है ये सही है, लेकिन रहती है खाली वहीं पे रहती है, 100% 100% पानी में रहती है, तो ऐसी भैंसे कोई नहीं होती। ओके, तो वाटर भैंसे जो है वो पानी में रहती है, ये भी गलत हो गया। तो सही आपका कौन सा ऑप्शन है, सीधा सा गुणसूत्रों की संख्या जो कि 48 होती है स्वाम भैंसों में और 50 होती है वाटर भैंस। ओके, वाटर बफेलो में कितनी होती है भाई, 50 होते हैं गुणसूत्र। ओके, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं भाई। 53 क्वेश्चन क्या है कि ट्विच किस जानवर को नियंत्रित करने में काम आते हैं। अब आपके बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और 100% इससे एक या दो क्वेश्चन आपके आते भी है कि पशुओं को नियंत्रित करने के तरीके। जैसे कि गायों के लिए 2 मेथड होते हैं, र्यूफ मेथड, पहला र्यूफ मेथड, और दूसरा होता है बार्ले मेथड। इसको र्यूफ मेथड को रोप स्ट्रेच विधि या मेथड भी कहते हैं। ओके, तो ये आपके गाय के होते हैं। इसी तरह से अपन बात करें हॉर्स के, तो हॉर्स में क्या होता है कि आंखों पे पट्टी बांध दो, या फिर हॉबल्स लगा दो, क्रैडल्स लगा दो, या ट्विच लगा दो। ओके, ये कुछ नाम है जो कि अलग अलग टाइप के उपकरण या फिर इनसे विधियों से क्या करते हैं, घोड़ों को नियंत्रित करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, हॉर्स में मैंने आपको बताया है हॉबल्स, क्रैडल, ट्विच। तो ट्विच जो है ये याद रखना आप किसका है भाई, घोड़े का। ओके, घोड़े को नियंत्रित करने की जो विधि है या फिर जो उपकरण है वो कौन सा हो जाएगा, यहां पर ट्विच जो है इसका आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 54, र्यूफ विधि। ओके, र्यूफ मेथड जो है, अभी मैंने बताया था आपको र्यूफ या फिर रॉप स्ट्रेच या फिर बार्ले मेथड, ये तीनों मेथड जो है वो किससे रिलेटेड है भाई, गायों से रिलेटेड है। ओके, गायों को नीचे गिराने का मेथड है, जिसमें क्या होता है, रस्सी को घुमा करके खींचा जाता है तो वो अपने आप से जो है वो नीचे बैठ जाते हैं या नीचे गिर जाते हैं। ओके, तो नीचे गिराने का मेथड जो है र्यूफ मेथड है, रॉप स्ट्रेच मेथड भी कहते हैं, और एक मेथड जो है वो कौन सा है, बार्लेज मेथड। ओके, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहां पर जीन गुणसूत्र के ऊपर रहते हैं। ओके, तो गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र की स्ट्रक्चर तुम पता है कुछ ऐसी होती है, और वहां पर क्या होता है, ये इस टाइप से क्या होते हैं, जीन होते हैं, और ये जीन जो है वो जिस स्थान पर रहते हैं इनको बोलते हैं लोकस। क्या बोलते हैं भाई, लोकस कहते हैं। ओके, ये गुणसूत्र की संरचना होती है, गुणसूत्र की जिस संरचना पर जीन उपस्थित रहते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, लोकस।
तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, लॉकस। ओके, गुणसूत्र की वह संरचना जिस पर क्या होते हैं, जीन उपस्थित रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लॉकस कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए 56 क्वेश्चन पे क्या है भाई, कितने वर्ष का ऊंट फुल माउथ कहलाता है। फुल माउथ का मतलब पहले तो ये जानना जरूरी है कि फुल माउथ क्या होता है। फुल माउथ का मतलब ऐसा नहीं है कि फुल यानी पूरा माउथ कुछ ऐसा कुछ होगा, ठीक है। फुल माउथ का यहाँ पर दांतों से अभिप्राय है। यहाँ पर जो फुल माउथ है ये चीज जो है वो सिर्फ दांतों से या फिर दांत जो होते हैं इनकी संरचनाओं से रिलेटेड है, इनकी संरचनाओं से संबंधित है। तो देखिए क्या है इसमें, तो अगर या फिर जिस उम्र में पशु में सारे के सारे जो टेम्परेरी दांत होते हैं वो गिर करके परमानेंट दांत आ जाए, टेम्परेरी मतलब जो कि कम समय तक रहने वाले जो दांत है वो गिर जाए और परमानेंट दांत जो है वो आ जाए, क्या बताया मैंने, टेम्परेरी टीथ। टेम्परेरी टीथ जो है वो किसमें चेंज जाए, परमानेंट। परमानेंट टीथ में चेंज हो जाए, टेम्परेरी टीथ जो है वो किसमें चेंज हो जाए, परमानेंट टीथ में, ठीक है। तो ये चीज क्या कहलाएगी, फुल माउथ कंडीशन कहलाएगी। ये चीज क्या कहलाएगी भाई, फुल माउथ कंडीशन। ओके, फुल माउथ कंडीशन कहलाती है, जो कि गाय जो होता है उसमें तो होता है भाई 5 साल। ओके, 5 ईयर जो होता है वो तो किसमें होता है, गाय में। और दूसरा सीप यानी भेड़, भेड़ में ये उम्र होती है 4 साल। कितनी होती है भाई, 4 साल। और घोड़े में या अपन कह सकते हैं ऊंट में जो है ये चीज जो होती है वो होती है 7 ईयर यानी 7 साल। तो अब देखिए आपको किसका पूछा है, ऊंट का पूछा है, तो ऊंट में कितनी हो जाएगी, 7 साल। 7 साल में फुल माउथ कंडीशन आ जाती है। फुल माउथ कंडीशन वापस बता देता हूं क्या होता है, टेम्परेरी टीथ जो है वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, परमानेंट टीथ में। ओके, यानी कि जो टेम्परेरी मतलब जो टूट जाते हैं अपने जो होते हैं ना दांत, ठीक है, छोटी उम्र में टूट जाते हैं, इसके बाद परमानेंट आ जाते हैं। ओके, फिर बोखे होने पे ही टूटते हैं, बूढ़े होने पे ही। ओके, तो वही टीथ है भाई, परमानेंट टीथ आ जाए तो वो कंडीशन क्या है भाई, फुल माउथ कंडीशन है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा, ऊंट जो है उसमें कितनी होती है भाई, 7 साल। अगला क्वेश्चन देखिए, गोदन। पहली चीज तो ये गोदन जो है इसका अर्थ जो है वो होता है टैटूइंग। बहुत ही कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि गोदना वगैरह जो है ये हिंदी में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अपन को यदि इंग्लिश में कहे कि टैटूइंग करना तो अपन को ज्यादा समझ में आ जाता है कि हाँ टैटूइंग वाला मामला है। तो टैटूइंग जो होती है वो पशुओं में जो होती है वो कहां पर होती है, ध्यान रखना, कान जो होता है इसकी अंदर वाली सतह पर। ओके, कान की आंतरिक सतह पर जो होती है वो क्या होती है, टैटूइंग होती है। ओके, इस तरह से जो होती है कान पे टैटू लगाते हैं, तो कान पर होती है क्या, टैटूइंग। ये याद रखना है, कान की सतह पर जो है, कान की सतह पर, किसकी, कान की सतह पर क्या होती है, टैटूइंग होती है। ओके, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। 58वां क्वेश्चन ये है कि गायों के लिए आवास बनाते समय एक गाय को आवास हेतु कितनी जमीन की आवश्यकता होती है। ओके, तो इसमें देखिए गायों के लिए स्क्वायर फीट में जो है वो कितनी जमीन की आवश्यकता होती है। तो देखिए गायें जो होती है इनके लिए 2 तरह से आवास होते हैं। यदि हम बात करें खुला और एक बंद, ओके, तो यदि एक गाय के लिए बंद आवास, तो बंद आवास जो होता है वो तो होता है लगभग 20 से 30 स्क्वायर फीट। और यदि हम बात करें खुला आवास, यदि हम बात करें खुला आवास, तो खुला आवास के लिए जो जमीन की आवश्यकता होती है वो होती है 100 से 120 स्क्वायर फीट। ओके, तो अभी यहां पर जो पूछा है वो डायरेक्टली पूछा है कि एक गाय, मतलब सामान्य स्थिति में यदि हमको रखना है तो हमेशा हम बंद स्थिति में रख रहे हैं, और इसमें यहां पर आंसर जो होगा वो होगा 20 से 30 स्क्वायर फीट, यानी कि बंद आवास प्रणाली के अंतर्गत जो है इसे कितनी आवश्यकता होती है जमीन की, 20 से 30 स्क्वायर फीट की आवश्यकता होती है। कितनी होती है, 20 से 30 स्क्वायर फीट। तो 58वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन वापस से अपन आ जाते हैं कि गाय में नेजन ग्रैनुलोमा जो है इसके उपचार में
दी जाने वाली औषधि कौन सी है। ओके, तो नेजल ग्रेनुलोमा जो होता है एक प्रोटोजोअल डिजीज होती है और इसके लिए देखिए क्या देते हैं इलाज में, उसका नाम होता है पोटेशियम एंटीमनी टार्ट्रेट। क्या नाम देते हैं इसको? पोटेशियम एंटीमनी टार्ट्रेट। ओके, ये ऑप्शन तो आपको दिख नहीं रहा। ओके, तो इसका अन्य नाम देखिए क्या है, एंथियोमेलिन। क्या है? एंथियोमेलिन। ये भी नहीं दिख रहा आपको ऑप्शन, तो इसका एक और नाम है, वो है टार्टर इमेटिक। ये तीन नाम है इसी के। ओके, और ये जो औषधि है वो नेजल ग्रेन्युलोमा के उपचार में दी जाती है, जिसमें ग्रेन्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं नाक में। ओके, तो नेजल ग्रेन्युलोमा के इलाज में क्या दिया जाता है? पोटेशियम एंटीमनी टार्ट्रेट। इसका एक और नाम होता है एंथियोमेलिन और इसी का एक और नाम होता है टार्टर इमेटिक। तो आपको सिर्फ इसमें एक नाम दिया हुआ है, आपको तीनों याद रखने हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था 2021 के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो पहले वाले जो ऑप्शन है उससे संबंधित चीजें जो है वो ज्यादा पढ़ो। ओके, तो यहां पर आपको तीनों ऑप्शन इसमें याद रखने होंगे। ओके, अगला अपन ले लेते हैं 60वां क्वेश्चन। 60 जो क्वेश्चन है वो क्या है? बहुयुग्म एलील का उदाहरण क्या है? तो पहले तो ये समझ लीजिए कि बहुयुग्म विकल्पी या फिर बहुयुग्म एलील जो है वो क्या चीज है। तो देखिए क्या है, यदि किसी एक लक्षण को, यदि एक लक्षण को दो से अधिक जीन द्वारा नियंत्रित किया जाए, दो से अधिक जीन द्वारा नियंत्रित किया जाए, तो ये जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? यहां पर बहुयुग्म विकल्पी एलील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुयुग्म विकल्पी एलील, जिसमें एक लक्षण जो होता है इसको दो से अधिक जीन जो होते हैं वो नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानव में रक्त समूह। ओके, मानव में जो रक्त समूह होता है उसमें क्या होता है? ए बी और ओ। ओके, और इसके देखिए लक्षण सिर्फ जो है एक है, लेकिन इसमें जीन जो होते हैं वो कितने हो गए? ए हो गया, बी हो गया, ओ हो गया, इस टाइप से, मतलब अलग अलग जीन्स हो गए। आई ए इस टाइप से अगर तुम देखोगे ना तो जीन प्रारूप इसका बहुत अलग होता है। ओके, तो ये चीजें क्या हो गई, यहां पर एक, दो या दो से अधिक जो है यहां पर जीन जो है वो उपयोग में लिए जाते हैं। ओके, ये इनके तीन एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए। एक तो है खरगोश में त्वचा का रंग, एक है ड्रोसोफिला में आंखों का रंग, और तीसरा मानव में रक्त समूह। ये तीनों ही जो है वो किसके उदाहरण है? यहां पर क्या बताया मैंने? यहां पर बहुयुग्म विकल्पी एलील का उदाहरण है। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपका कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ये आपका हो गया 60th क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, 61 क्वेश्चन देखिए क्या है कि मानव में गंजापन जो है वो किसका उदाहरण है। ओके, तो मानव में गंजापन, यहां पर तीन चीजें दी हुई है, लिंग प्रभावित लक्षण, लिंग संलग्न लक्षण, लिंग सीमित लक्षण। इन तीनों की परिभाषा और एक उदाहरण देते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि किसका आंसर है ये, मानव में गंजापन का आंसर क्या है, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो लिंग प्रभावित लक्षण पहला जो है, इसकी परिभाषा देखिए क्या है कि वे लक्षण जो कि नर अथवा मादा के लिंग से प्रभावित होते हैं, दोनों लिंग से प्रभावित होते हैं, लेकिन यहां पर हार्मोन का कोई रोल नहीं होता। हार्मोन जो है इसका कोई रोल नहीं होता। तो ये तो होते हैं क्या? लिंग प्रभावित लक्षण, जिसमें जो है वो हार्मोन जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होते, हार्मोन पर यदि लक्षण निर्भर नहीं करते हो। ओके, दूसरा देखिए लिंग संलग्न लक्षण। लिंग संलग्न लक्षण जो होते हैं वो एक्स लिंक्ड, जो एक्स क्रोमोसोम जो होता है। ओके, दो तरह के क्रोमोसोम बताए थे, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। ओके, एक्स लिंक्ड
एक्स लिंक्ड का मतलब ये हो गया कि जो लिंग क्रोमोसोम होते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई, ओके, तो इससे लिंक होकर के यदि कोई बीमारी आगे पहुंच रही हो या अगले वंशज में पहुंच रही हो या आगे अपनी पीढ़ियों में पहुंच रही हो, तो ये इस प्रकार के लक्षण जो होते हैं वो क्या होंगे, लिंग संलग्न लक्षण। ओके, पहले का उदाहरण है मानव में गंजापन। पहला जो है मैंने बताया नर व मादा लिंग से प्रभावित होते हैं। ओके, तो जो मानव में गंजापन होता है वो नर में होता है लेकिन मादा में नहीं होता। ओके, और इसके लिए हार्मोन रेस्पॉन्सिबल नहीं होते। ये जो चीज है वो हार्मोन पर निर्भर नहीं करती। तो इस प्रकार की जो बीमारियां हैं या इस प्रकार के लक्षण जो है वो लिंग प्रभावित लक्षण होते हैं। दूसरा है कि लिंग संलग्न लक्षण, तो कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो कि एक्स से या फिर वाई से जो होती है वो लिंक्ड होती है। ओके, जैसे हीमोफीलिया या फिर तुमने बहुत सारी पढ़ी होगी 12वीं बायो में। ओके, तो ये जो होती है ये क्या होती है, लिंग संलग्न लक्षण या फिर लिंग संलग्न विभिन्नताएं या बीमारियां। ओके, अब है लिंग सीमित। तो तीसरी चीज में भी वही है कि नर अथवा मादा जो है इस पर क्या होगा, से प्रभावित होता है। ओके, नर व मादा से प्रभावित होता है, लेकिन इसमें एक चीज ये है कि ये हार्मोन पर भी क्या होता है, निर्भर होता है। इन दोनों में देखिए फर्क जो है वो देख लेना। लिंग प्रभावित में तो हार्मोन पे निर्भर नहीं है, और यदि हम बात करें लिंग सीमित तो इसमें हार्मोन पर निर्भर है। तो ये दोनों के बीच में आपको एक डिफरेंस मोटा मोटा समझ आ जाना चाहिए। तो हार्मोन, सर अब हार्मोन कहां काम आया, तो मुझे एक चीज बताओ, मुर्गी अंडे देती है, मुर्गा नहीं देता है। तो मुर्गी अंडे दे रही है, दैट मीन्स क्या है कि उसमें कुछ ऐसा हार्मोन है जो कि मुर्गियों को अंडे देने के लिए प्रेरित करता है। जी हां, करता है। तो मुर्गियों में अंडा देना लिंग प्रभावी लक्षण है या फिर लिंग सीमित लक्षण है, तो ऑफ कोर्स आपका आंसर आना चाहिए लिंग सीमित लक्षण है, क्योंकि इसमें हार्मोन जो है वो निर्भर है कहीं ना कहीं। तो मुर्गियों में अंडा देना या अंडोत्सर्जन जो है वो लिंग सीमित लक्षण है, जबकि मानव में गंजापन जो है वो किस प्रकार का लक्षण है, लिंग प्रभावित लक्षण है। ये मोटा मोटा आपको समझ में आ जाना चाहिए, और इसका आंसर भी अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मानव में गंजापन, ओके, मानव में गंजापन जो है वो किसका क्या कौन से प्रकार का लक्षण हो जाएगा, लिंग प्रभावित लक्षण हो जाएगा। कौन सा लक्षण हो जाएगा भाई, लिंग प्रभावी लक्षण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी जीनोटाइप में अचानक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। ओके, क्या पूछा है कि किसी जीनोटाइप में। अब एक चीज ध्यान रखना, चाहे किसी के जीन में परिवर्तन हो, जीनोटाइप में परिवर्तन हो, डीएनए की जो सीक्वेंस होती है, जो श्रृंखला होती है, जो सीरीज होती है, उसमें परिवर्तन हो, इन सब चीजों को एक ही चीज कहते हैं, और वो क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन, जिसकी सर्वप्रथम जो खोज है वो की थी ह्यूगो डी व्रिज ने। ओके, किसने की थी, ह्यूगो डी व्रिज ने। ओके, ह्यूगो डी व्रिज ने सर्वप्रथम जो है वो उत्परिवर्तन खोजा था। ओके, और उत्परिवर्तन क्या होता है, डीएनए की सीक्वेंस हो, चाहे जीन की सीक्वेंस हो या जीनोटाइप की सीक्वेंस हो, उसमें अचानक होने वाला परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। अब इसमें देखिए 3 ऑप्शन और दिए गए हैं। अर्धसूत्री विभाजन तो नहीं हो सकता, क्योंकि विभाजन है ये तो एक तरह का कोशिका का, ये भी नहीं हो सकता। क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब होता है कि 2 समजात गुणसूत्रों के मध्य जीन का एक्सचेंज जो होता है, यानी कि जो अंतर परिवर्तन होता है वो क्रॉसिंग ओवर होता है। तो इसमें जीन की सीक्वेंस जो है वो चेंज नहीं हो रही, ना ही अचानक चेंज हो रही है। ओके, अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, उत्परिवर्तन। एपिस्टेसिस क्या कहलाता है। ओके, एपिस्टेसिस यहां पर देखिए, जो कुछ ऐसे जीन्स होती है जिनमें क्या होते हैं 2 प्रकार के, तुम पता है कि यदि किसी हम एलील की बात करें तो उसमें 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है डोमिनेंट और एक होता है रेसेसिव। ओके, डोमिनेंट यानी प्रभावी और अप्रभावी। एपिस्टेसिस में देखिए कुछ ऐसा ही है, जिसमें क्या होता है, एक जीन द्वारा
दूसरे नॉन एलिलिक जीन के प्रभाव को दबा देना। एपिस्टेसिस का मतलब ही यही होता है, किसी के प्रभाव को दबा देना। ओके, तो एक जीन की वह क्षमता जो कि नॉन एलिलिक दूसरे जीन की क्षमता को दबा देता है, तो इस प्रकार की जो जीन या इस प्रकार की जो क्षमता होती है, ये यहां पर क्या कहलाएगी? एपिस्टेसिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस क्या होती है? वापस से देख लो, एक जीन द्वारा दूसरी नॉन एलिलिक जीन के प्रभाव को दबा देना, यही क्या कहलाता है? यहां पर एपिस्टेसिस कहलाता है। अगला देखिए, एक ही नस्ल के जानवर जो आपस में रिश्तेदार नहीं हो, उनके मध्य संकरण या ब्रीडिंग को क्या कहते हैं, या फिर उनके मध्य प्रजनन को क्या कहते हैं? तो इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग दो प्रकार के होते हैं प्रजनन। ओके, इनब्रीडिंग जो होता है उसमें तो क्या होता है कि रिश्तेदारों के मध्य, ओके, और आउटब्रीडिंग मतलब क्या होता है? जो रिश्तेदार ना हो। तो आपको ये पता चल गया कि ये चीज जो है वो आउटब्रीडिंग से रिलेटेड है। मैं आपको बता देता हूं, इन ब्रीडिंग में दो प्रकार होते हैं, एक तो होते हैं क्लोज ब्रीडिंग और एक होते हैं लाइन ब्रीडिंग। इन सब की डेफिनेशन चारों की देख ले तो तुम खुद आंसर बता देना, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं होगी। चारों की डेफिनेशन देखें, चलते हैं। क्लोज ब्रीडिंग का मतलब होता है एकदम खासम खास रिश्तेदार, ठीक है, एकदम क्लोज रिलेशन वाले, क्लोज रिश्तेदार के मध्य प्रजनन, एकदम क्लोज रिश्तेदार के मध्य प्रजनन। ओके, दूसरा है लाइन ब्रीडिंग। इसमें क्या होता है? रिश्तेदार होते हैं लेकिन इतने क्लोज नहीं होते। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? दूर के रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार के मध्य प्रजनन, दूर के रिश्तेदार के मध्य प्रजनन। तो ये क्या हो जाएगा? लाइन ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग में एकदम क्लोज वाले, जिसमें हाफ सिप या फिर जिसको अपन बोलते हैं गाय की एक बेटी, ठीक है, और उसका दूसरी जो उसकी भाई या बहन में जो होती है उसकी बेटी, इसको हाफ सिप फुल सिप बोलते हैं। जेनेटिक्स में न्यू उड़ान गाइड की जो बुक है उसमें बहुत अच्छे से ये चीज समझाई हुई है। ओके, इसके बाद में आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग, तीन चीजें हैं यहां पर। आउट क्रॉसिंग जो है इसका अर्थ होता है एक ही नस्ल के, एक ही नस्ल के, एक ही नस्ल के पशु जो आपस में रिश्तेदार ना हो, जो आपस में रिश्तेदार ना हो। अब देखिए, पहले मैंने बताया कि रिश्तेदारों के मध्य, नीचे वाले दोनों में क्या हो रहा है? रिश्तेदारों के मध्य। इसमें क्या बोल रहा है? आउट क्रॉसिंग का अर्थ क्या हो गया कि रिश्तेदार नहीं हो लेकिन एक ही नस्ल के हो, तो उसको बोलते हैं आउट क्रॉसिंग। और लास्ट बचा है क्रॉस ब्रीडिंग। इसमें क्या होता है? अलग अलग, क्या बताया मैंने? अलग अलग नस्ल के, अलग अलग नस्ल के पशु जो आपस में रिश्तेदार ना हो। अब आपके पास में यदि चारों डेफिनेशन आ गई है तो खुद आंसर दे सकते हो अब कि इसमें कौन सा आंसर होगा। भाई ये पूछा है एक ही नस्ल, ये रहा एक ही नस्ल, और आपस में रिश्तेदार ना हो, ये रहा रिश्तेदार ना हो, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? आउट क्रॉसिंग। क्या आंसर होगा इसका भाई? आउट क्रॉसिंग। 64 का आंसर जो है वो क्या होगा? आउट क्रॉसिंग। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, घोड़ों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कुछ आपको गुणसूत्रों की संख्या जो है वो याद रखनी है, और वो किन किन पशुओं में याद रखनी है? जैसे घोड़ों की याद रखनी है, ओके, गाय भैंस की याद रखनी है, और भेड़ की याद रखनी है, कुत्ता बिल्ली और इनकी भी याद रखनी है। घोड़े की जो होती है वो कितनी होती है? 64। ओके, घोड़े जो होते हैं इनमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 64। गायों में होता है भाई 60। भैंसें जो होती है उसमें एक में 48 होते हैं और एक में कितने होते हैं? 50। ओके, स्वैम बफेलो जो होता है, इससे पहले मैंने बताया था, स्वैम बफेलो में तो होते हैं 48 और रिवर बफेलो में कितने होते हैं? 50। भेड़ों में कितने होते हैं भाई? 54। ये गुणसूत्रों की संख्या आपको याद रखनी है कि किस में कितने गुणसूत्र होते हैं। अब एक आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये 63 और 64 ये अप्रोक्सीमेट है, 63 भी किसी का है क्या? जी हाँ। तो देखो किसका है? घोड़े
और गधे में, गधे का होता है गुणसूत्र संख्या 62 और घोड़े की होती है गुणसूत्र संख्या 64, और इन दोनों के जो मिलाप से जो एक अन्य प्रकार की जो नस्ल बनती है जिसका नाम होता है म्यूल, या फिर जिसको अपन कहते हैं खच्चर। खच्चर जो होता है म्यूल, इसमें ही होते हैं 63। कितने होते हैं इसमें? 63। कैसे हुए? 64 और 62 को जोड़ करके आधा कर दो, यही तो चीज हुई है इनमें भी। प्रजनन से, दोनों के प्रजनन से मिलके बना है खच्चर, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो कितनी है? 63। तो 65 का आंसर क्या हो गया? 64, एक कम है भाई। ओके, अगला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं 66 जो क्वेश्चन है वो क्या है? प्रोजेनी टेस्टिंग क्या है? नाम से ही पता नहीं क्या पूछ रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा प्रोजेनी क्या है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि प्रोजेनी क्या है। प्रोजेनी क्या है? प्रोजेनी यहां पर है कि उनके बच्चों से रिलेटेड। प्रोजेनी का मतलब हो गया कि किसी भी पशु के बच्चों के बारे में बात की गई है। ओके, तो क्या बात की गई है प्रोजेनी में? पशुओं के बछड़ों के बारे में या बच्चों के बारे में। तो क्या पूछा है इसने? प्रोजेनी टेस्टिंग जो है वो क्या चीज है? क्या चीज पूछी है? प्रोजेनी टेस्टिंग क्या है? तो प्रोजेनी टेस्टिंग जो है वो क्या है? नर सांड के चयन की विधि है, गाय के चयन की विधि है, घोड़े के चयन की विधि है, निम्न में से कोई नहीं है। तो ध्यान रखना, जो नर सांड होते हैं, ओके, इनके स्पर्म से या इनके वीर्य से या इनके सीमन से किस प्रकार के बछड़े उत्पन्न होते हैं, ओके, ये जो होता है वो किसी भी सांड के चयन की विधि है। ओके, उसके बच्चे यदि अच्छे ताकतवर हो रहे हैं, अच्छी नस्ल के हो रहे हैं, उत्तम विधि वाले होते हैं, उत्तम गुणों वाले हो रहे हैं, तो इसका मतलब नर सांड जो है इसको अपन चयनित कर सकते हैं। किसके लिए? स्पर्म कलेक्शन के लिए। और इसके बाद में स्ट्रॉ बनती है जो तुम एआई करते हो। ये जो है स्ट्रॉ जो है वो पहले बनने से पहले क्या होता है कि नर सांड जो होता है इसकी जांच की जाती है कि वो नर सांड जो है इसमें इतनी क्षमता है या नहीं कि वो इतने सारे जो मादाएं होती है, जो गाय होती है, इनके ओवम को प्रजनित कर पाए या गर्भित कर पाए या फिर उनके साथ में कंसेप्शन कर पाए। ओके, तो ये चीजों के लिए क्या होता है कि नर सांड का चयन किया जाता है। और ये उसकी टेस्टिंग कैसे होगी भाई? उसके बच्चे जैसे होंगे वही सारी तो बाप होगा। ओके, तो ये एक तरीका है जांच करने का। तो यहां पर क्या हो जाएगा? नर सांड के चयन की विधि है प्रोजेनी टेस्टिंग। प्रोजेनी टेस्टिंग जो है वो नर सांड के चयन की विधि है। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं 67 जो क्वेश्चन है वो है कि ग्राम आधार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, जब स्वतंत्रता के बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना बन रही थी तो जो हमारे देश के नेता थे उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना सबसे पहले विकास जो है वो गांव से ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि यदि गांव से विकास स्टार्ट होगा तो गांव से ही जिले, जिले से ही राज्य और राज्य से ही देश खुशहाल होगा। यही लाइन को पॉइंट आउट करते हुए पहली पंचवर्षीय योजना यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में ग्राम आधार योजना जो है वो शुरू की गई थी। ओके, तो किसमें शुरू की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ। ओके, अगला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं 68। किस जानवर में सीमन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो याद रखना, जो सुअर होता है, सुअर के नर में जो सीमन की मात्रा होती है, सीमन की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है भाई? 250 ml तक होती है। एवरेज 250 ml तक, जो कि सबसे अधिक है। 250 ml सबसे अधिक वीर्य जो होता है वो सुअर के नर में होता है। और लगभग जो है वो ये 100 से 500 ml का भी अलग अलग ब्रीड में, ठीक है, अलग अलग उसकी नस्लों में अलग अलग हो सकता है। 100 से लेकर के 500 तक, ये एवरेज है कि भाई 250 हो सकता है। ओके, तो ये 100 से लेकर के 500 तक भी हो सकता है। याद रखना किसमें होगा भाई? सुअर में। ओके, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं 69
कि Ln2 तरल नाइट्रोजन का तापक्रम कितना होता है। तो Ln2 कहां काम आता है, हमारे वेटनरी फील्ड में कहां काम होता है, ये आपको पता है कि जो एआई करते हैं, एआई करने से पहले जो है वो स्ट्रॉ को एक कैनिस्टर में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, कैनिस्टर में रखा जाता है। और ये कैनिस्टर एक बड़ा सा ड्रम होता है, उस कैनिस्टर को क्या करते हैं, उस बड़े से ड्रम में डाल देते हैं, जिसमें से एक धुआं निकलता है। और वो धुआं जो होता है वो कुछ नहीं होता, वो क्या होती है, लिक्विड नाइट्रोजन गैस होती है। यहां पर क्या है, तरल नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी होती है, तरल नाइट्रोजन गैस। और ये जो गैस होती है, इसका जो तापक्रम होता है वो कितना होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ये याद रखना है आपको, कितना होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये इतना खतरनाक होता है कि यदि इसमें अपन अपना हाथ थोड़ी देर के लिए रखें तो इसमें उपस्थित सारी की सारी नलिकाएं जो है वो एकदम ब्लॉक हो जाएगी। और इसके बाद में ये जो है हाथ, ये पत्थर जैसा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, कुल मिला के पैरालाइसिस हो जाएगा, लकवा हो जाएगा इस हाथ को। इतना मतलब खतरनाक ये इतना ठंडा टेम्परेचर होता है ये, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, -196 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज्यादा ठंडा है, ये ध्यान रखना। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 70 क्वेश्चन जो है वो है कि घोड़ी में ब्याहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था 2018 और 2016 इसके पेपर में देखिए कितना आपको सिमिलरिटी लग रही है। पिछले वाले पेपर में 2018 वाला जो पेपर था, जो मैंने आपको सॉल्व कराया था, उसमें था सीप के बारे में, इसमें पूछा हुआ है घोड़ी के बारे में। ओके, तो अगले साल हो सकता है आपके पास में इससे संबंधित ही कुछ क्वेश्चन आए। ओके, तो ये याद रखना है, इसलिए मैं आपको सारे बता देता हूं। काविंग जो है वो अपन लेते हैं गाय भैंस में ब्याने की प्रक्रिया। ओके, गाय भैंस में ब्याने की जो प्रक्रिया है वो किस में लेते हैं अपन, गाय में। फॉलिंग जो है, फॉलिंग यहां पर किसके लिए लेते हैं, घोड़ों में। किसके लिए लेते हैं, यहां पर घोड़ों में जो है वो लेते हैं फॉलिंग। ओके, इसके बाद में किडिंग। किडिंग आपको मैंने पहले ही बताया था, 2018 का क्वेश्चन है ये, बकरी में। किस में लेते हैं भाई, बकरी में। और लैबिंग जो है, लैम्बिंग, ये लेते हैं अपन भेड़ में। किस में लेते हैं, भेड़ में। ओके, तो चारों ऑप्शन आ गए। अब आंसर देख लो, किसमें पूछा है, घोड़ी में। ओके, तो क्या हो जाएगा यहां पर, फॉलिंग आंसर हो जाएगा। ओके, बिल्कुल दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधे आप देख लो, अपने दिमाग में ये चीजें तो आपको फिट रखनी है। ओके, अगला क्वेश्चन 71 जो क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन। 71 क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस जानवर का अंडा से बादाम के आकार का होता है। ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्टली अगर अपन बात करें तो इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं, लेकिन बहुत सारी बुक्स जो है वो कुछ अलग चीजें देती है। लेकिन अपन को जो है वो ये देखना है कि एग्जैक्ट इसका आंसर जो है वो दो बुक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, जो दो मेन फेमस बुक है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो यहां पर ध्यान रखना, कुछ बुक्स ये देती है कि गाय, बकरी और भेड़, इन तीनों में ही अंडाशय की आकृति जो होती है वो बादाम आकृति की होती है। ओके, जो कि लगभग दे रहा है कि बादाम आकृति की होती है। ओके, लेकिन एक बुक जो है वो हर एक का अलग अलग दे रही है, जिसमें गाय का जो है वो दे रही है अंडाकार, बकरी जो है इसका दे रही है बादाम की। ओके, घोड़ी जो है इसमें दे रही है किडनी आकार, और भेड़ जो है इसमें दे रही है राउंड यानी गोलाकार से बादाम आकार। तो इसका आंसर जो है वो वैसे कई सारी जो आपकी आंसर की आई थी उसमें तो ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। ओके, वो क्लियरली वहां पर डिलीट लिखा हुआ था। ओके, लेकिन आपको इन चारों के बारे में याद जरूर रखना है, ताकि फ्यूचर में कंफ्यूजिंग अगर क्वेश्चंस आए तो आपके पास में इसका आंसर रहे। ओके, तो ये एग्जैक्टली है जो कि एग्जैक्ट चीज है। ओके, क्या क्या, घोड़ी में किडनी आकार, गाय में अंडाकार, बकरी में बादाम आकार और भेड़ में राउंड से बादाम आकार।
ये एग्जैक्ट चीजें हैं जो आपके एग्जैक्टली जो ऑथेंटिक बुक है वहां से है। ओके, बाकी कई सारी बुक में ये चीज दी जाती है कि गाय बकरी भेड़ में जो है वो बादाम आकार होती है। ओके, लेकिन ये आपको एग्जैक्ट मान के चलना है। ओके, तो अगला देखिए क्वेश्चन 72 क्वेश्चन है कि भैंस में मत चक्र की लंबाई कितनी होती है। तो 2018 का जो पेपर था उसमें किसका पूछा था, भेड़ में मत चक्र की लंबाई कितनी होती है। अब इस साल पूछ लिया कि 2016 में पूछ लिया कि भैंस में मत चक्र की लंबाई कितनी होती है। तो कंफ्यूजिंग यहां पर होना ही नहीं चाहिए। भैंस और गाय दोनों में कितनी होती है, 21 दिन। कितनी होती है गाय भैंस में, गाय और भैंस में कितनी होती है, 21 दिन। बकरी जो होती है इसमें लगभग 18 दिन होती है और सीप जो होती है उसमें 15 से 16 दिन होती है। पिछले वाला जो आपका पेपर सॉल्यूशन जब मैंने करवाया था उसमें 2018 के पेपर में 17 दिन दिया हुआ था जिसको सही माना गया था, लेकिन एग्जैक्ट है कि 15 से 16 दिन मत चक्र की लंबाई होती है। ओके, क्लियर है। अगला चलते हैं अपन 73 क्वेश्चन पे। वो क्या है कि घोड़ी का गर्भकाल कितना है। इतना सिंपल क्वेश्चन है। ओके, आपको यहां पर ये याद रखना है, आपको पता ही है 9 माह 9 दिन। 9 माह 9 दिन किसका होता है, गाय का। 9 माह 9 दिन किसका होता है भाई, गाय का। 10 माह 10 दिन किसका होता है भाई, भैंस का। ओके, 10 माह और 10 दिन किसका होता है, भैंस का। 5 माह 5 दिन किसका होता है यहां पर, भेड़ का। और यहां पर 11 माह और 11 दिन जो आपको आंसर अब रहा है वो किसका हो जाएगा, घोड़ी का। इसमें एक सीक्वेंस अपनी न्यू उड़ान गाइड में दी हुई है और उसको बहुत ही अच्छे से जो है वो टेबल बना करके दिया हुआ है। तो आप उस टेबल के थ्रू जो है वो याद रखना है आपको कि किसका गर्भकाल जो है वो कितने दिन होता है। ओके, तो इसका आंसर यहां पर जो है वो कितना आ जाएगा, 11 माह 11 दिन। अगला क्वेश्चन अपन लेके चलते हैं 74। किस बीमारी में गाय में गर्भपात जो है वो 2 से 4 माह में हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले तो गर्भपात जो होता है वो किस किस बीमारियों में हो सकता है, जीवाणु जनित, विषाणु जनित और प्रोटोजोआ जनित। इनमें अलग अलग तिमाही में, अलग अलग तिमाही का मतलब प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही और तृतीय तिमाही, इसमें हो सकता है। तो आपको एक ट्रिक बता देता हूं मैं आज। क्या ट्रिक है वो भाई कि ब्रूसेलोसिस, क्या बताया मैंने, ब्रूसेलोसिस, और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं लिस्टीरियोसिस। क्या बताया मैंने, ब्रूसेलोसिस और लिस्टीरियोसिस। इनमें जो होता है गर्भपात वो हमेशा होता है अंतिम तिमाही में। किसमें होता है, अंतिम तिमाही में, अंतिम तिमाही में। ओके, और इसके अलावा जो ट्राइकोमोनियासिस होता है, ट्राइकोमोनियासिस होता है, ये होता है भाई प्रथम तिमाही में, प्रथम तिमाही में। इसके अलावा लेप्टोस्पाइरोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस और विब्रियोसिस, विब्रियोसिस, ये जो 2 बीमारियां होती है इनमें कब होता है भाई, मध्य या द्वितीय तिमाही। तिमाही मतलब समझ रहे हो ना, 3 माह। ओके, सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है यानी कि जो मध्य तिमाही होती है उसमें किसके थ्रू होता है, लेप्टोस्पाइरोसिस और विब्रियोसिस। इनके कारण क्या होता है, गर्भपात हो जाता है। ओके, तो अब इसके अलावा एक होता है IBR जिसमें किसी में भी हो सकता है। ओके, ये इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैकाइटिस, इसमें क्या हो सकता है, तीनों ही त्रिमाही जो होती है उनमें क्या हो सकता है, यहां पर गर्भपात हो सकता है। ओके, तो अब इसका आंसर आपके पास में क्या होगा, ब्रूसेलोसिस में नहीं होगा क्योंकि ब्रूसेलोसिस में क्या होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर में होता है। विब्रियोसिस में क्या होता है भाई, सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है। लेप्टोस्पाइरोसिस में भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है। लेकिन आपका जो है वो क्या दिया हुआ है, लगभग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो एक ही आंसर बचा आपका, ट्राइकोमोनियासिस। ओके, तो याद रखना ये चीजें, एक ट्रिक से याद रख लो कि अंतिम तिमाही में तो किसका होगा, ब्रूसेलोसिस और लिस्टीरियोसिस में। और इसके बाद में प्रथम तिमाही में किसका होगा, ट्राइकोमोनियासिस,
लेप्टोस्पाइरोसिस और विब्रियोसिस में क्या होगा, द्वितीय तिमाही में गर्भपात होगा। और आईबीआर इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैकाइटिस, उसमें क्या होगा, तीनों ही तिमाही में जो है वो गर्भपात हो सकता है। अब आपका आंसर आ जाना चाहिए, ब्रुसेलोसिस में सबसे लास्ट में हो गया, विब्रियोसिस में सेकंड, लेप्टोस्पाइरोसिस में सेकंड, तो आपको किसका पूछा है, फर्स्ट का, तो ये आंसर हो गया फर्स्ट का। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन हम ले चलते हैं, 75वां जो क्वेश्चन है वो है उपचार पर्ची में एसी एंटीसिबस का अर्थ क्या होता है। ओके, तो दो चीजें होती है, एक होता है एसी और दूसरा होता है पीसी। ओके, एसी का मतलब होता है भोजन से पूर्व औषधि का लेना। ओके, भोजन से पहले जो है वो गोली दवाई लेनी है। और पीसी का मतलब होता है भोजन के पश्चात। क्या होता है, भोजन के पश्चात। पी मतलब पश्चात, ए मतलब बिफोर। ओके, ऐसे याद रखो, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, एसी और पीसी। एसी में क्या हो गया, भोजन के पहले, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, एंटीसिबस। एसी का भोजन से पूर्व जो है वो आपको औषधि लेनी है, और यही चीज पीसी है, तो क्या हो जाएगा, भोजन के बाद में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, साइनाइड की विषाक्तता की प्रति औषधि कौन सी है। ओके, तो साइनाइड जो होता है, पहले तो आप ये बताओ साइनाइड की विषाक्तता किसके कारण होती है। तो साइनाइड की विषाक्तता जो है वो होती है किसके कारण, कच्ची ज्वार या फिर फुलवारी जो होती है इसके पौधों या बीज को खाने से। लेकिन आप मेनली याद रखो कि कच्ची ज्वार जो है इससे क्या होती है, साइनाइड की विषाक्तता होती है। और साइनाइड की विषाक्तता के लिए इसका एंटीडोट होता है सोडियम थायोसल्फेट। ये मेन ये होता है, क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट। और इसके साथ में जो चीज डालते हैं वो है सोडियम नाइट्राइट। ओके, तो आपके न्यू उड़ान गाइड की जो बुक है उसमें सारे के सारे जो विषाक्त पदार्थ है फार्मा में, उसमें सारे के सारे विषाक्त पदार्थों की लिस्ट दी हुई है और इनके उपचार अथवा एंटीडोट जो होते हैं उसके बारे में अच्छे से टेबल बना के विवरण दिया हुआ है। ओके, तो क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के बाद में हो सकता है इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आए, तो न्यू उड़ान गाइड की जो बुक है वहां की जो इसमें जो लिस्ट दी हुई है, इसकी टेबल जो दी हुई है वो आपको जरूर देखनी है। ओके, अगला क्वेश्चन जो है 77 जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि थाइलेरिया रोग के उपचार हेतु इंजेक्शन ब्यूटालेक्स की मात्रा एवं प्रयोग विधि बताइए। ओके, इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा दिमाग खोल लेना, क्योंकि इसमें लगने वाली है मैथमेटिक्स, और वो भी थोड़ी अच्छी वाली। ओके, ये मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ लेना इसको, कि क्योंकि ये हार्डेस्ट क्वेश्चन है आई थिंक 2016 के पेपर का, क्योंकि इसमें गणित भी जो है दी हुई है कि गणित आपको लगानी है। आपको सिर्फ इतना पता है कि थाइलेरिया रोग में जो ब्यूटालेक्स होता है, यानी कि जो ब्यूपाराक्विनोन होता है, उसकी जो डोज रेट होती है वो कितनी होती है। बहुतों को ये क्वेश्चन नहीं आता, टीचर्स को भी नहीं आता, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को देख लेना अच्छे से। डोज रेट होती है 2.5 mg पर केजी। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितनी होती है, 2.5 mg पर केजी। ओके, अब इन्होंने बनाया है सॉल्यूशन, 10% सॉल्यूशन या फिर 5% सॉल्यूशन। अपन पहले देख लेते हैं 5% सॉल्यूशन का मतलब क्या है। 5% सॉल्यूशन का मतलब है 5 ग्राम ब्यूपाराक्विनोन 100 ml में। कितने ml में, 100 ml में 5 ग्राम। 5 ग्राम को अपन एक चीज क्या लिख सकते हैं, मिलीग्राम में क्या लिख सकते हैं, 5000 मिलीग्राम लिख सकते हैं। ओके, तो 5000 मिलीग्राम किसमें है, 100 ml में। यदि हमें 1 ml की ज्ञात करनी है तो 2 जीरो यहां से हटाए तो 2 जीरो यहां से भी हटा दो, कितना हो जाएगा भाई कि 50 मिलीग्राम जो है वो किसमें होगी, 1 ml में। मतलब सिंपल सा सोच लो कि 100 ml में 5000 है, तो सिर्फ 1 ml में कितनी होगी, 50 ग्राम। 2 जीरो यहां से हटाए, 2 जीरो वहां से भी हटा दो। ओके, अगर एक थैले में 5000 केले, मतलब 100 थैलों में 5000 केले, तो एक थैले में कितना होगा, तो एक थैले में कितना होगा, 50 केले। तो ऐसे दिमाग लगाओ। ओके, पूरा मैथ्स में घुसोगे तो नहीं समझ में आएगा, दिमाग इस तरह से लगाओ तुम्हें समझ में आए कि 100 ml में कितने हैं, 5000 mg, तो फिर 1 ml में कितना होगा, 50 mg। अब आपको ये डोज रेट पता है कि 2.5 mg पर केजी है।
ओके, तो उस हिसाब से 50 mg कितने के लिए होगा, तो मैं क्या करता हूं 50/2.5 जैसे ही डिवाइड किया, इसका मतलब क्या हो गया 20 किलो के लिए। ओके, तो जो 5% वाला जो सॉल्यूशन है, 5% जो सॉल्यूशन है वो किसके लिए काम आएगा भाई, 1 ml जो है वो कितने केजी के लिए, 20 केजी के लिए। ओके, तो मैंने क्या बताया, देखो 50 mg जो था, 50 mg में 1 ml है। ओके, और उसको अगर अपन ने डिवाइड किया 2.5 mg पर केजी के हिसाब से, तो अपने पास में कितना आ गया, 20 किलो आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब 1 ml जो है इसमें कितने आ जाएंगे, ये देखो डी ऑप्शन, 5% सॉल्यूशन है, 1 ml है और वो कितने काम आएगा, 20 किलो के लिए। अगर नहीं समझ में आया, इस वीडियो को वापस देखोगे तुम, रिवाइंड करके, समझ में जरूर आ जाएगा। अब एक सीधा रास्ता मैं तुम बताता हूं इस चीज को समझने का। वापस से वही थैले वाला सिस्टम लेते हैं। ओके, मैंने क्या बताया कि 5000 केले जो है वो 100 ml में है या 100 थैलों में है। एक थैले में कितना होगा, 50 ml। ओके, या 50 केले जो है वो एक थैले में होंगे। अब अपन को क्या है कि एक केले की रेट ज्ञात करनी। ठीक है, तो एक केले की ज्ञात करने के बाद में अपन ये पता लगा सकते हैं, 2.5 mg अपन को पता है कि एक केले की है, तो उस हिसाब से अपन ये पता लगा सकते हैं कि कितने जो है अपने पास में 20 kg हो जाएंगे। मतलब एक केले का वेट आ गया तो अपन निकाल सकते हैं टोटल का। ओके, और इसके अकॉर्डिंग अपन एक थैले में जो है वो कितने किलो तक जो है वो आ सकते हैं, वो निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हो गई सिंपल थ्योरी। ठीक है, बहुत ही अच्छे से। और अगर ये मैथमेटिक्स वाला देखना चाहते हो तो ये चीज हो गई, इसका आंसर होगा डी। और कहीं कोई नहीं बताएगा, अगर कहीं भी ये सॉल्यूशन देखोगे डायरेक्टली वो क्या बोलेंगे, ये आपको रटना है, रटना नहीं है। ठीक है, जिसको समझ में आया है ना वो टॉपर का हकदार है। ओके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बाकी क्वेश्चन हर कोई राइट करेगा, आपका कंपटीशन तो फर्स्ट रैंकर से होना चाहिए और इसके लिए आपको ऐसे क्वेश्चन राइट करने पड़ेंगे। ओके, 2016 का ये हार्डेस्ट क्वेश्चन था और समझ में आ गया, दैट मींस यू आर सेलेक्टेड। ओके, अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन। 1 टेबल स्पून फुल समतुल्य है 2016 और 2018। मैंने आपको बताया था कि लगभग जो दोनों पेपर थे वो एक दूसरे से संबंधित थे। तो 2018 में पूछा गया था टी स्पून, यानी जो चाय का चम्मच है, और 2016 में पूछा गया है टेबल स्पून। तो टी स्पून का तो मैंने आपको बताया था कितना होता है, 5 ml, और जो टेबल स्पून होता है इसका होता है 15 ml तक। यहां पर 15 ml आंसर नहीं है और 20 ml जो है वो माना गया है अकॉर्डिंग टू योर, जो भी अपनी आपकी जो साइट है गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंग जो है वो 20 ml माना गया है। लेकिन आपकी अप्रोक्सीमेट जो ऑथेंटिक बुक है उसमें एग्जैक्ट दिया हुआ है 15 ml। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो अपन लेते हैं 79वां क्वेश्चन। कुत्ते में इंटरवीनस इंजेक्शन लगाने का मूल स्थान कौन सा है। ठीक है, तो आईवी इंजेक्शन जो कुत्ते में लगाए जाते हैं, या तो वो आगे वाले पैर में लगाए जाते हैं या पीछे वाले पैर में लगाए जाते हैं। ओके, तो यहां पर दो चीजें दी हुई है, एक तो दो होती है, एक तो होती है जो टार्सल वेन जो आगे वाले जो होते हैं, और एक पीछे वाले में सेफेनस वेन। ओके, मैन जो होती है मूल रूप से वो होती है आपकी सेफेनस वेन। ओके, सेफेनस वेन जो होती है, सिफेनस वेन, उसमें यानी वो पीछे वाले पैर में होती है, और पीछे वाले पैर में जो है आईवी कौन सी वेन में, कौन सी सिरा में लगाई जाती है, सिफेनस सिरा में लगाई जाती है। याद रखना आपको, कौन सी में, सिफेनस में। जुगुलर मत कर देना, जुगुलर जो है वो किसमें है, गाय और भैंसों में जो है वो जुगुलर है। ओके, यहां पर कुत्ते में जो है वो कौन सी है, सेफेनस वेन है। फाइनल लास्ट क्वेश्चन जो है, ओके, लास्ट क्वेश्चन है कि मुलायम तथा अर्ध ठोस औषधि जो वसा, तेल, पैराफिन में तैयार की जाती है वह बाहरी उपयोग के लिए ली जाती है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन को पढ़ने से पहले उसकी चीजें, जो ऐसी चीजें जो अलग है वो देख लें। मैं हमेशा जब भी क्वेश्चन को देखता हूं तो ऐसे देखता हूं कि इसका आंसर कैसे ला सकता हूं। अब इतना पढ़ोगे तुम कि ये होता है वो होता है, पैराफिन, तेल, फेल, इतने में जाओगे ना, पहली चीज देख लो अर्ध ठोस। और अर्ध ठोस औषधि जो होती है वो कौन कौन सी होती है, इलेक्चुरी, ओके, ऑइंटमेंट, पेस्ट, प्लास्टर, ये सारी क्या होती है, ये होती है अर्ध ठोस औषधि। अब इनमें देखिए, एक ऑइंटमेंट जो है वो अर्ध ठोस है,
लिनीमेंट जो है वो तरल औषधि है, लोशन भी तरल औषधि है और स्प्रिट भी तरल औषधि है। अब देख लो, अब मैंने क्या कहा था, तुम्हें कचरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ओके, दिमाग में इतना, मतलब दिमाग को इतना शार्प रखो कि स्मार्ट स्टडी करो और स्मार्ट आंसर दो। ओके, ये चीज अगर नहीं होती और ये चीज पे अगर तुम फोकस नहीं करते कि भाई वसा, तेल, पैराफिन, आंसर तब भी आप दे देते अगर अगली आपको अगर डेफिनेशन आपने सही से पढ़ी है। लेकिन ये ज्यादा अच्छा है ना कि आपने डायरेक्टली देख लिया अर्ध ठोस, यहां पे देखा तो 3 जो है वो तरल है, अर्ध ठोस तो एक ही है, तो आंसर तो ऑइंटमेंट ही हुआ ना। ओके, तो ऐसे इस टाइप से स्मार्ट आंसर देने की कला जो है वो आप में विकसित होनी चाहिए। ओके, तो ये आपके हो गए टोटल 80 क्वेश्चन और 2016 का पेपर हो गया कंप्लीट। ओके, अब अगला जो पेपर है इसके साथ में मैंने आपको पहले भी बताया था, अब वापस बता रहा हूं, अगर चाहते हो कि लाइव यूट्यूब वीडियोस जो है वो आए तो इसके लिए 100 तक कमेंट यस में पहुंचा दो। ओके, अगर 100 लोग कहेंगे तभी हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो होने चाहिए आपके कमेंट्स यस में। ओके, तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ में। जय हिंद, जय भारत।